हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने उसकी वेवलेंथ या जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है उन हर लाइंस की वेवलेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करें। चलिए, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ रहे थे, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने बोला सिंपली जब हमारे पास एक्साइटेड जो है या एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन नीचे की स्टेट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी एमिट करेगा। उस एमिटेड एनर्जी को अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो जो पैटर्न ऑब्टेन होगा दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या फिर उसे हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि यहाँ पर हम कौन सी लाइट पास कर रहे थे बेटा? एमिटेड लाइट। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब हम एमिटेड लाइट पास करें। बाकी और भी चीजें थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर रिडबर्ग फॉर्मूला डिराइव किया था, जिससे हम क्या कर रहे थे, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो वो अलग अलग टाइप में या अलग अलग पैटर्न में आ सकता है, और हर वेवलेंथ की या हर ट्रांजिशन की वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 by lambda इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके थे, जिसमें आर एच होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/912 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इनवर्स। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इनवर्स होता है यहाँ पे, या 10⁻⁻10 कर दिया। तो ये हमारे पास रिडबर्ग फॉर्मूले की वैल्यू है। ठीक है, या रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। इससे हम रिडबर्ग कांस्टेंट या वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? वेवलेंथ की, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर क्या करेगा? ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे जैसे लाइमन सीरीज, जो मैंने बताया था कि लाइमन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? 1 पर आएगा। कहां से आ सकता है? इट कैन कम फ्रॉम 2, 3, 4, 5 एनी स्टेट से आ सकता है। सिमिलरली बाल्मर के लिए कहां पर आएगा बेटा? 2 पर। पास्चर के लिए कहां पर आएगा? 3 पर। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है। हमने उसके बाद क्या किया था, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म हो रही है इनकी वेवलेंथ भी हम कैलकुलेट कर चुके थे। चलिए, आज हम बात करेंगे कि जब भी वो ट्रांजिशन होगा तो उसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेगी। इसका मतलब हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट कर सकता है। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में देखो, नंबर ऑफ बात करेंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है ना, कितनी लाइंस जनरेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 1 पर ट्रांजिशन कर रहा है, मतलब फिफ्थ स्टेट से कहां पर आ रहा है बेटा? फर्स्ट स्टेट, या इसे बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। फिफ्थ स्टेट को एक और चीज बोल सकते हो आप, दैट इज फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। मतलब ग्राउंड से जब एक्साइट करेंगे तो चौथे एक्साइटेशन पे कहा जाएगा n इक्वल टू 5। अब 5 से 1 पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जैसे मान लो ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस मैंने बना दी है, सॉरी ये एनर्जी लेवल्स है 2 एंड ये 1। ठीक है, दैट इज n इक्वल टू 5, 4, 3, 2 एंड n इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ स्टेट में है, तो बेटा फिफ्थ स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे किस किस तरीके से आ सकता है? हो सकता है डायरेक्टली क्या हो बेटा, फिफ्थ से कहां आ जाए? 1 पे आ जाए, एक पॉसिबल लाइन है। हो सकता है 5 से 1 पे ना आके 5 से कहां है? पहले 4 पर आ जाए। क्या हो सकता है? 5 से कहां आ जाए? 3 पे आ जाए, या 5 से कहां हो सकता है हमारे पास? 4 पे आ जाए। ये एक तरीका हो सकता है।
कि 5 से कहां कहां पे ट्रांजिशन पॉसिबल है। सिमिलरली अब 4 से कहां कहां पे पॉसिबल है वो भी हम बना सकते हैं, या इसको आप एक और तरीके से बना सकते हो कि सारे 1 पे आने वाले एक साथ लिख दो, सारे 2 पे आने वाले और 3 पे आने वाले और 4 पे आने वाले, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। चलिए अपन इस तरह से बना लेते हैं उसको। तो मान लो ये हमारे पास फिफ्थ स्टेट 4 3 2 एंड 1, ठीक है। चलिए अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है 1 पे आने वाले ट्रांजिशन कौन से बेटा, 5 से 1, एक हो सकता है 4 से 1, 3 से 1 एंड 2 से 1। यही 4 पॉसिबल लाइंस हमारे पास क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की हो सकती है। सेकंड पे आने वाला क्या हो सकता है, 5 से 4, सॉरी 5 से 2, 4 से 2 एंड 3 से 2। 1 से 2 नहीं जा सकता बिकॉज 1 से 2 क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है यहाँ पर, एमिशन। तो थर्ड पे आने वाले हैं 5 से 3 एंड 4 से 3। सिमिलरली फोर्थ स्टेट पे क्या हो जाएगा, 5 से 4। तो ये पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन से, मतलब मेरा कहने का ये हुआ है कि फिफ्थ स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 पे जा सकता है, 3 पर, 2 पर और 1 स्टेट पर आ सकता है। सिमिलरली जब 5 से 4 आ गया, 4 वाला कहां कहां जा सकता है, ऐसी हमने सारी स्पेक्ट्रल लाइंस बना ली। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि टोटल लाइंस कितनी है, तो यहां पर टोटल कितनी होंगी लाइंस, 4 3 2 1, कितना हो जाएगा बेटा, टोटल 10 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। तो ये जो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस है, इनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। एक तरीका तो क्या है बेटा, इस तरह से आप बनाओ, और ये बार बार बनाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेंगे, दैट इज n2 - n1 into n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। n2 क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n1 जहां पर आ रहा है, ठीक है। तो टोटल लाइंस हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा बेटा, 5 से 1, तो 5 - 1 4, 5 - 1 4 + 1 5, तो 4 × 5 हो गया 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10। तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएगी, n2 - n1 into n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। तो बार बार ये डायग्राम अपन नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, फॉर द ट्रांजिशन n = 6 to n = 1, आपको टोटल लाइन बतानी है। और सिमिलरली एक और क्वेश्चन हमारे पास हो गया, जैसे सपोज कि n = 5 to n = 2 पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसमें भी टोटल लाइंस कितनी होगी। चलिए बेटा ऐसा क्वेश्चन अगर है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ए वाले के लिए क्या हो जाएगा आंसर, टोटल लाइंस इज इक्वल टू क्या होगा, n को हमारे पास 6, तो 6 - 1 into 6 - 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल लाइंस कितनी हो जाएगी इसके अंदर, 5 × 6/2, इसका मतलब टोटल 15 लाइंस हमारे पास बनने वाली है। चलिए सिमिलरली अगला क्वेश्चन के अंदर टोटल लाइंस कितनी हो जाएगी, that is 5 - 2 into 5 - 2 + 1 divided by 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 × 4 divided by 2, तो कितना हो जाएगा 6 लाइन, ठीक है। आप हर ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको ये बताना है कि पर्टिकुलर लेवल पे कितने हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे n = 1 पर कितने लाइंस आए हैं, मतलब लाइमन में कितने लाइन बने हैं, और लाइमन को हम एक और क्या बोलते हैं, उसका वेवलेंथ रीजन होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन।
तो अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में कितने लाइंस बने हैं, विजिबल रीजन में कितने लाइंस बने हैं, इंफ्रारेड में कितना बना है। तो अगर इंडिविजुअल लाइंस के क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लिए हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे हमने जो पिछले क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम बनाया था n इक्वल टू 5 से 5 टू n इक्वल टू 1, ये डायग्राम हमने बनाया था। ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे अगर टोटल लाइन की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी बन रही थी बेटा, 10। तो जब भी हमारे पास ट्रांजिशन लिखो, फॉर्मूले से टोटल लाइन आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, टोटल लाइन मान लो 10 है तो क्या करेंगे, टोटल कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, जब तक ये टोटल ना आए तब तक इसको ऐड करते जाओ, दैट इज इक्वल टू 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कहां पर इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पे 5 से आया 1 पर। सपोज अगर ये 2 पे आता तो अपन 2 से काउंटिंग शुरू करते हैं, दैट इज बाल्मर सीरीज। अगर 1 पर आ रहा है तो हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, लाइमन सीरीज से। तो रिवर्स में चलना है, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है वहां मैक्सिमम लाइन बनती। मतलब कहने का हुआ 5 से 1 पे आ रहा है, 1 होता है लाइमन, तो 4 क्या होंगे, ये लाइमन में बनेंगी। तो 4 लाइन लाइमन की हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड कितनी हो जाएंगी, बाल्मर की 3 लाइन हो जाएंगी, और पार्शियन की कितनी हो जाएगी बेटा, 2। ठीक है, और ब्रैकेट की कितनी हो जाएगी, 1। इसका मतलब कोई ये पूछे फुंड सीरीज में कितने लाइन है, 0 इस ट्रांजिशन के अंदर। अगर कोई पूछे यूवी रीजन में कितना है, तो लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन ही होता है, तो 4 लाइन। बाल्मर में कितनी है, वो 3 है, बाल्मर को क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में कितनी है, 3। बाकी ये सब क्या होता है, इंफ्रारेड रीजन। तो यहाँ पे इंफ्रारेड में कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 1 3, आंसर आ जाएगा इसका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन होंगे कि अब टोटल लिखिए फिर उसको हम ऐड कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं इस तरह के। चलिए आपसे पूछा गया है, फॉर द ट्रांजिशन n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें आपको बताना है पहली चीज टोटल लाइंस, सेकेंड नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज, लाइमन में कितनी लाइन बनी है। नेक्स्ट हमसे बोल सकते हैं टोटल लाइंस इन आईआर रीजन, इंफ्रारेड रीजन के अंदर कितनी लाइन बनी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है डी और एफ। ठीक है, सॉरी डी और ई। तो डी वाला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस without any line in बाल्मर सीरीज। बाल्मर में एक भी लाइन ना बने, उसके बाद बताना है आपको टोटल लाइन कितनी बनेगी। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस विदाउट एनी लाइन इन पार्शियल सीरीज। तो पार्शियल में एक भी ना बन के हमें बताना है विदाउट एनी लाइन इन पार्शियल। ठीक है, पार्शियल में एक भी नहीं बने उसके बाद हमें टोटल लाइंस बतानी है। ठीक है, अच्छा सा सवाल है। देखिए इसमें हम कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन आया है, तो टोटल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा बेटा, टोटल हमारे पास लाइन कितनी हो जाएंगी, अगर टोटल में सोल्व करूं तो देखिए टोटल लाइंस दैट विल बी 6 minus 1 into 6 minus 1 plus 1 divided by 2। तो टोटल लाइंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो 5 into 6, टोटल लाइंस हो जाएगी 15। ठीक है, अब ये जो 15 लाइन है उनको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए,
तो टोटल 15 बन रही है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हो गया 15। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन कहां पर आया है, n = 1 पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इट मींस 5 वाली कौन सी हो जाएगी, लाइमन, दैट इज बाल्मर, ये पार्शियन, ये ब्रैकेट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फुंड सीरीज। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं कि लाइमन में 5, बाल्मर में 4, पार्शियन में 3, ब्रैकेट में 2 और फुंड में 1 लाइन बनेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज। तो लाइमन में कितनी है, 5, इसका आंसर आ जाएगा 5। टोटल लाइंस इन IR रीजन, बेटा ये होता है UV, ये होता है विजिबल, तो ये रीजन कौन सा हो जाएगा, बाकी सबके सब हमारे पास क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड में कितने हो जाएंगे, 3 + 2 + 1, मतलब टोटल 6 लाइन विल बी इन इंफ्रारेड रीजन। अब बाकी के जो 2 और क्वेश्चन हैं उनको हम करते हैं। ठीक है, देखो बाकी के 2 और क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से हैं, उनमें लिखा है हमें बतानी है टोटल लाइंस विदाउट एनी लाइन इन बाल्मर सीरीज। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, या तो हम डायरेक्टली बोले कि बाल्मर में एक भी लाइन नहीं बनेगी, तो इस 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, 11। ठीक है, पर वो गलत आंसर है। एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें, अगर मैं इसको स्पेक्ट्रल लाइन बना के समझाऊं, 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर हम बात करें, देखो 6 से 1, 4 से सॉरी 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1 एंड 2 से 1, ये लाइंस बनेगी। ठीक है, 1 पे आने वाली पॉसिबल लाइंस, बाकी और भी बना लेते हैं। 2 पर आने वाली 1 2 3 4, 3 के लिए 3 लाइंस, राइट, ये टोटल लाइंस हमारे पास बन रही है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ये n के लिए पॉसिबल लाइन बताई। अब हमें बोला है विदाउट एनी लाइन इन बाल्मर सीरीज, तो बेटा n = 2, ये बाल्मर सीरीज है, इसमें एक भी लाइन नहीं बनेगी, इसका मतलब ये 4 तो कैंसिल आउट हमें कर देनी है, तो टोटल कितने रहेंगे, 11। अब हमें पता है एक चीज कि जब 2 पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आए नहीं, इसका मतलब हायर स्टेज से 2 पे कोई आए नहीं है, तो 2 से नीचे कोई नहीं जा सकता। इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये 2 पर आ रहे हैं और 2 से ये नीचे जा रही है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो n = 2 से नीचे जा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 2 पे अगर कोई आए नहीं तो उससे नीचे जाने वाली लाइन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो नहीं फॉर्म होगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4, और ये वाली लाइन माइनस कर देंगे तो आंसर विल बी 5। 5 माइनस कर देंगे तो टोटल लाइन क्या हो जाएगी, ये डी वाले का आंसर बेटा। टोटल हमेशा याद रखना है कि जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जब बाल्मर में नहीं आना है, तो बाल्मर के नीचे कितनी है, मान लो एक ही है लाइमन, तो एक और माइनस करना है, बाल्मर +1 कर देना है। अगर मान लो अगले वाले क्वेश्चन में दिया आपको विदाउट एनी लाइन इन पार्शियन, तो पार्शियन की अगर हम बात करें बेटा, तो पार्शियन में कितनी लाइन बन रही है, 3। अब पार्शियन के नीचे 2 लाइन है, दैट इज बाल्मर और लाइमन, तो हमें 2 और माइनस करना पड़ जाएगा। तो टोटल लाइन विदाउट बाल्मर कितना हो जाएगा, डी का आंसर, दैट इज 15 - 4 - 1, मतलब 10 आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर ई वाले का भी आंसर पूछा जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी लाइन इन पार्शियन, तो आंसर 12 नहीं आएगा बेटा, 15 - 3 तो हमें करना ही है, 15 - 3 कर दिया हमने, उसके बाद भी हमें माइनस करना पड़ेगा, क्या कि एक लाइन, देखो अगर मैं यहां से समझाऊं तो 3 पे अगर कोई नहीं आया है तो 3 से नीचे नहीं जा सकता, और एक और ये लाइन है जो 3 से नीचे नहीं जा सकती, इसका मतलब 2 और माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 10। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए विदाउट एनी लाइन इन दिस सीरीज, तो उसके नीचे वाली कितनी लाइन है वो भी हमें माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल होगा, इसमें डी और ई वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर लेंगे, तो आप पूरा का पूरा बिगिनर बॉक्स आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर वेवलेंथ कैलकुलेट करना है
और कुछ क्वेश्चंस है जिनके अंदर हमें स्पेक्ट्रल लाइंस ही कैलकुलेट करनी, उसमें हमें एक दो वर्ड्स याद रखने हैं कि अल्फा लाइन बीटा लाइन मतलब फर्स्ट और सेकंड लाइन ही होती है। एक्साइटेड स्टेट अगर वर्ड यूज है इट मींस आपके पास उससे एक प्लस स्टेट की बात हो रही है, फोर्थ एक्साइटेड का मतलब फिफ्थ स्टेट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या बेसिकली बोल सकते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो रहेगा वो ड्यूअल नेचर है। जैसे हमने बात करी पहले कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वेव नेचर शो करता है, वो हमें किसने बताया, कोई भी पार्टिकल जो होता है उसका वेव नेचर होता है, ठीक है। तो पार्टिकल का वेव नेचर जो है हमें किसने बताया, E इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाय लेमडा, ये हमने किसके थ्रू देखा, प्लांक्स इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। प्लांक्स इक्वेशन के थ्रू हमारे पास क्या था कि E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ये किसको शो करता है, वेव नेचर को बताता है, ठीक है। सिमिलरली एक इक्वेशन है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन। ये इक्वेशन किसको बता रही है बेटा, पार्टिकल नेचर को बता रही है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह का नेचर हो गया, इलेक्ट्रो या कोई भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। उसके लिए दो तरह का नेचर है, एक तो हो सकता है वो वेव नेचर शो करे, तो कोई पार्टिकल का वेव नेचर के लिए उसकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। और अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का दोनों तरह का नेचर होता है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि हमने उसको बोर मॉडल में पार्टिकल मान के सारी चीजें कैलकुलेट करी है। अब प्लांक्स के हिसाब से जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, ड्वेल नेचर होता है, या कोई भी पार्टिकल का जो होता है वो ड्वेल नेचर होता है। जनरली वेव नेचर जो है छोटे पार्टिकल्स का दिखता है, बड़े पार्टिकल्स का वेव नेचर शो नहीं होता, बिकॉज जैसे अगर मैं बात करूं हमारा ह्यूमंस का भी वेव नेचर होता है, पर हमारा मास बहुत ज्यादा होने की वजह से वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए इजीली हम वेव नेचर शो नहीं करते, ठीक है। तो उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ठीक है, यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली पार्टिकल कैन हैव the matter can have wave as well as particle nature, दोनों तरह का नेचर उसका हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल बिहेवियर। तो उसने क्या किया बेटा कि दैट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, उसने प्लांक्स इक्वेशन और आइंस्टाइन इक्वेशन दोनों का यूज करके वेवलेंथ निकाल दी है उसकी, तो उसे बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखो क्या कर सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों एनर्जी है, तो क्या हो जाएगा, देखो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ से एक सी कैंसिल आउट हो गया, देखो लैम्डा इज इक्वल टू आ रहा है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। ये हमने सी स्पीड ऑफ लाइट ले लिया। अगर मान लो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के बजाय वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं then lambda will be equal to h upon mv when particle is moving with velocity,
ठीक है, यहाँ पे सी की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया बी से, तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारे पास आ गई। डेल्टा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो याद रखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने का क्वेश्चन आता है, हम हमेशा कौन सी वेवलेंथ निकालेंगे उसके लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डी ब्रॉगली ने जो बताया वो वाली वेवलेंथ ही इलेक्ट्रॉन के लिए हम जनरली निकालते हैं। तो ये इक्वेशन हम याद रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसके अंदर और भी इस इक्वेशन को अपन बहुत सारे वेरिएशन में लेके आ सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हमेशा मास वेलोसिटी ही दिया हो। जैसे यहाँ पे लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और v वेलोसिटी हो गई। अगर ऐसा यूनिट में लाना है तो इसको किस में लेना पड़ेगा, केजी में, इसको मीटर पर सेकेंड में, और h तो प्लांक्स कांस्टेंट ही होता है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। ठीक है, तो लैम्डा किस में आ जाएगा हमारे पास, मीटर के अंदर आ जाएगा। एक तो ये चीज हो गई। अब अगर मान लो आपको हो सकता है एम वी नहीं दिया हुआ, मास वेलोसिटी ना दे रखा हो, उसके जगह क्या दे दिया, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो यहाँ पे h बाय p आ जाएगा, p मतलब मोमेंटम। और भी चीजें हो सकती है, अगर मान लो आपको वेलोसिटी मास के बजाय काइनेटिक एनर्जी दे दी हो, तो उसके थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अपन सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, इफ p इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल का मोमेंटम p है, तो मोमेंटम p होता है बेटा m इंटू v, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाय p। ठीक है, वेयर p इज द मोमेंटम। और भी फॉर्म में लेके आ सकते हैं अपन इसको मोमेंटम के अलावा। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लिए, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, सपोज से काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर ये होती है। अब हमें फॉर्मूला जो है वो ये दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। तो मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ से एम वी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर देते। देखो पहले मैंने क्या, 2 इंटू के ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो गया। अगर मैं दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2m के ई इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। क्या किया मैंने, ऑन मल्टीप्लाई बाय, या समझ में आ गया आप लोगों को कि 2m के इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाइड बाय m कर दिया। ठीक है, तो यहां से बेटा m इंटू v की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2m के ई, मतलब दैट इज इक्वल टू एम वी का होल स्क्वायर। चलिए, तो 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे पास। ये वैल्यू क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो एम वी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लैम्डा हमारे पास क्या बन जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू दैट इज h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आएंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना है दो पार्टिकल का, 1:4 या 3:9, ऐसा कुछ रेशियो दे रखा होगा, तो उसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे के ई इज दी काइनेटिक एनर्जी और m इज दी मास ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास होता है। अब हो सकता है आपके पास जो है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को वो चार्ज की फॉर्म में दे दें। ठीक है, तो चार्ज की फॉर्म में अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए, मान लो अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन दे दी कि इफ पार्टिकल
of charge q is accelerated by a potential difference, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की आप बात कर सकते हैं जो वोल्ट में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। अब इससे वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना बेटा, वेलोसिटी को मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं और ये वोल्टेज का सिंबल बड़ा वाला v है, ठीक है। तो वोल्टेज या v वोल्ट के थ्रू हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो होगी वो चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, ठीक है। ये आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जो फिजिक्स के अंदर आएगा। चार्ज हमारे पास क्या है Q और पोटेंशियल हमने कितना ले लिया सपोज का V वोल्ट, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास H अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, तो K की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो फॉर्मूला विल बी H अपॉन अंडर रूट 2m Q इंटू V हो जाएगा, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं अपन यहाँ पे इधर कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m Q इंटू V। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज, और V जो है दैट इज पोटेंशियल, जो वोल्ट के अंदर आता है, ठीक है। ये हमारे पास चीजें होंगी, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, तो उन सबका चार्ज फिक्स्ड है और उन सबका मास फिक्स्ड है, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हम बना सकते हैं, क्योंकि बार बार हम सॉल्व नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन वाला तो फॉर्मूला बार बार क्वेश्चन में यूज होगा, वो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बना देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अपन इसी फॉर्मूले को, जो ये वाला फॉर्मूला है, इसको चार्ज की फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन के लिए Q या इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, साइन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इतना कूलाम चार्ज होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। बहुत बार क्या होगा बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में रेशियो पूछेंगे, तो एक में कंपैरिजन बता देता हूं आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर कहीं कहीं किसी बुक्स में 1840 भी लिखा है, तो आप ले सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, 1837 लिखा होगा या 1840 लिखा होगा। और एक और चीज है, यहाँ पे H की वैल्यू भी फिक्स है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। तो बेटा मैं यहाँ पे H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, M सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, Q सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो सिर्फ वेरिएबल क्या बचेगा यहाँ पे, वोल्टेज या पोटेंशियल सिर्फ एक वेरिएबल होगा, उससे इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो जनरल पार्टिकल के लिए तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m QV। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वोल्टेज। ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आएगी दैट इज अंडर रूट 150 बाई V एंगस्ट्रॉम। तो डायरेक्ट आंसर आप ये याद रखना, ये बार बार सोल्व नहीं करेंगे। तो लैम्डा कितना आएगा, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स्ड है फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर क्वेश्चन हाइपोथेटिकल आता है इफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल्ड, तो उस केस में अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन 2m QV अंडर रूट के। V वोल्टेज है, एंगस्ट्रॉम होंगे यहाँ पे, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी फॉर इलेक्ट्रॉन। या फिर एक और हो जाएगा
ठीक है, एंगस्ट्रॉम, या फिर आप 150 का अगर अंडर रूट ले ले तो वो अप्रोक्सीमेटली 12.3 आएगा बेटा। तो 12.3 रूट वी एंगस्ट्रॉम, वेयर वी इज दी पोटेंशियल। ये मैंने सॉल्व कर दिया है, आप लोगों को बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो अपनी फॉर्मूला याद रख लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/v। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, वोल्टेज का अगर फॉर्मूला दिया है। सिमिलरली मैं बाकी और के लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, हमें अल्टीमेटली रिजल्ट याद रखना है। तो उसके लिए फॉर अल्फा पार्टिकल अगर आएगा तो अल्फा पार्टिकल में डिफरेंस क्या है, उसका चार्ज क्या होता है, 2e होता है बेटा, और मास जो होता है उसका कितना होगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो इसकी जो लैम्डा आएगी अल्फा पार्टिकल की, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, इसके लिए हो जाएगा 0.101 रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। अगर आपको वोल्टेज दे रखा हो तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हम किसके लिए निकाल सकते हैं, अगर मान लो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के लिए दे रखा है तो उसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of a particle of charge, of mass 200 gram and moving with 100 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। मास केजी में लेना है तो 200 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा बेटा, बिकॉज ये ग्राम में दिया है और वेलोसिटी तो एसआई यूनिट में ही दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, मतलब 20 हो गया, तो कितना होगा 3.313 इंटू 10 टू द पावर 35 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4, उसमें से 3 चले जाएंगे, 10 टू द पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1। तो देखिए बेटा, अगर 200 ग्राम का पार्टिकल है तो उसका कितना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ 10 टू द पावर -35। अगर मान लो एक ह्यूमन की भी अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालें तो हमारा वेव नेचर क्यों नहीं दिखता है, अगर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन का भी आता है बोल सकते हैं हम कि हमारा मास बहुत ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे मास और वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मास बहुत ज्यादा होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 200 ग्राम का लिया है मैंने तो भी 10 टू द पावर -35 आई, तो हम तो मान लो एवरेज 60 किलो की अगर मैं बात करूं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो रहेगी उसकी ओर भी कम आएगी। अब इलेक्ट्रॉन का क्यों शो होता है ड्यूअल नेचर, या प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल का, बिकॉज उनके मास जो है 10 टू द पावर -31, 10 टू द पावर -27 केजी की फॉर्म में होते हैं, जो बहुत कम है, इसलिए उनका ड्यूअल नेचर शो होता है और ह्यूमंस का शो नहीं होता। चलो और भी एग्जांपल करते हैं दो। देखो क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली wavelength of electron and proton
मूविंग विद या एक्सेलरेटेड with 100 and 400 volt रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक को 100 से और दूसरे को 400 वोल्टेज से हम क्या कर रहे हैं, एक्सलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से कुछ चीजें हमें याद रखनी है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई होता है, जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। डिफरेंस क्या होता है बेटा दोनों के अंदर, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, क्वांटिटी तो दोनों की क्या रहती है, सेम रहने वाली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का भी इतना ही होगा। मास में बस डिफरेंस है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो 1840 टाइम्स होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली निकालते हैं, h अपॉन अंडर रूट एम इंटू वी, तो वेलोसिटी होती है, यहां हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल का, दैट इज 2m qv। एक तो ये तरीका है, नहीं तो मैंने जो रिजल्ट बताया उससे भी कर सकते हैं, 2m दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e इंटू वोल्टेज कितना दिया है इसका बेटा 100। ठीक है, सिमिलरली प्रोटॉन के लिए h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज e इंटू 400। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भी हमें रिलेशन पता है, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू रख देंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मैं सॉल्व करके बता देता हूं। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अगर मैं कर रहा हूं, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2m p इंटू e इंटू 400 डिवाइड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू e इंटू 100। इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, रूट के अंदर लीजिए, ये कैंसिल आउट होगी चीजें, तो क्या बच रहा है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो कट गया। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन बराबर रूट 4 का तो रूट होता है 2, और 1840 का नहीं पता तो 1 अंडर रूट 1840 रेशियो 1। इसके भी कुछ वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा किसका, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेवलेंथ का। बहुत ज्यादा मुश्किल है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, पर हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए है, कैलकुलेट दी रेशियो ऑफ de Broglie wavelength of an electron if it is accelerated by 150 volt and 200 volt। एक बार 150 से किया, एक बार 200 वोल्ट से इसको मैंने एक्सेलरेट किया है, फिर आपको वेवलेंथ का रेशियो बताना है। ठीक है, चलिए तो पहला हमारे पास क्या हो गया, देखो 150 वाले की कितनी हो जाएगी 12.3 अपॉन रूट 150, जब इसको 200 वोल्ट से हम सब एक्सेलरेट करेंगे तो 12.3 अपॉन रूट 200, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, लैम्डा 150 डिवाइड बाय लैम्डा 200 वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 200 डिवाइड बाय 150 कितना आ गया बेटा, ये 4/3। आज से मैंने इनको कैंसिल आउट कर दिया, तो रेशियो विल बी
2/√3 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, तो जितने भी डी ब्रोगली से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, या काइनेटिक एनर्जी दे देंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी डी ब्रोगली वेवलेंथ देके वेलोसिटी निकालने को पूछ सकते हैं, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और चीज के अंदर हम बात करेंगे डी ब्रोगली के अंदर कि डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला है इसके थ्रू एक्चुअली हमने ये कैसे मान लिया कि ये ड्यूअल नेचर शो करता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो बोहर का पोस्टुलेट है वो इस इक्वेशन के थ्रू प्रूव हो जाए। जैसे बोहर ने एक जो इसका स्टेट पोस्टुलेट था सेकंड वाला, दैट इज कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पर, मतलब उसका जो पोस्टुलेट था उसके हिसाब से एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr शुड बी इक्वल टू nh/2 पर। तो इसका उसने कोई प्रूफ नहीं दिया था, उसने सिर्फ ये स्टेटमेंट बोल दिया था कि ऐसा होता है, प्रूफ उसका नहीं था, पर उसको हम यहां से प्रूव कर सकते हैं यूजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, अब वो कैसे देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास नंबर ऑफ waves made by an electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो वो कितने वेव्स बनाएगा। कहने का मतलब ऐसा था कि अगर मान लो एक मैं सर्कुलर ऑर्बिट की बात करूं, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रेवल कर रहा है तो इस पूरे सर्कुलर पाथ का अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू 2πr, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो ये पर्टिकुलर r रेडियस का ऑर्बिट होगा, इसका r रेडियस है। ठीक, तो इसका सरकमफ्रेंस है 2πr, और जो लैम्डा होता है वेवलेंथ वो भी डिस्टेंस ही बताता है। तो डी ब्रोगली ने एक और चीज बताई है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टोटल, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, या बोल सकते हैं n इंटू लैम्डा। मतलब कितना ऑर्बिट में वो घूम रहा होगा, मान लो वो थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो उसको टोटल 3 लैम्डा वेव्स लगने वाले, मतलब 3 वेव लगने वाले हैं इस डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए। अगर वो फोर्थ ऑर्बिट में होगा तो उसको 4 वेव लगने वाले हैं। ठीक है, अगर वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है मींस थर्ड स्टेट, तो उसको कितने वेव लगेंगे, 3 लैम्डा डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा टू कंप्लीट दी ऑर्बिट। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस 2πr है, तो बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली number of waves made by an electron in a particular orbit is equal to n into lambda, मतलब n waves लगने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं फॉर थर्ड ऑर्बिट, या देखो पहले हम बोल सकते हैं कि एक ऑर्बिट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना होगा 2πr, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2πr। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू n लैम्डा। तो ये रिलेशन हम यहां से लिख सकते हैं कि 2πr बराबर n लैम्डा होता है। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2πr के बराबर, और कितने वेव लेंगे, वेव भी तो डिस्टेंस होता है, दैट इज n लैम्डा। 2πr बराबर क्या हो जाएगा बेटा, n लैम्डा। मतलब एग्जाम्पल पूछा आपसे, नंबर ऑफ wave made by electron in second excited state, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो जाता है बेटा, n इक्वल टू 3, तो कितने हो जाएंगी, 3 वेव लगने वाले हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 2 लगेंगे, फिफ्थ ऑर्बिट में 5 वेव लगने वाले। अब ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन से अपन उसको प्रूव कर सकते हैं जो बोहर का पोस्टुलेट था। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं किस तरह से।
बोहर पोस्टुलेट। देखो बोहर का पोस्टुलेट हमारे पास था, तो यहां से इक्वेशन आ रही है 2πr = n लैम्डा। और अभी हमने एक पढ़ा है इक्वेशन कि कोई भी nth ऑर्बिट के अंदर या कोई भी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है पार्टिकल की वो h/mv के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो सब्स्टिट्यूट किया मैंने तो क्या बन रहा है बेटा, देखो 2πr = n h/mv। इस mv को उधर लेके आ गया, मैं 2πr को उधर लेके आ रहा हूं। देखो m × v और r तो पहले से था ही सही, n h ऊपर है और 2π नीचे आ गया। तो देखो mvr = nh/2π। ये बोहर का पोस्टुलेट है। तो ये आया कहां से है, वो यहां इस इक्वेशन से आया है। उसका प्रूफ लेटर ऑन किसने दिया, डी ब्रॉगली ने दिया। इसलिए हम बोहर के मॉडल को काफी ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक चीज हो गई। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कभी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 2πr = n लैम्डा कर दो। अब एक दो क्वेश्चन और है कि किसी nth ऑर्बिट के अंदर अगर आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी है, वो भी अपन इसी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। बोल सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ of electron in nth ऑर्बिट। कोई भी nth ऑर्बिट में है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। जैसे ये रिलेशन अभी हमने पढ़ा है बेटा, 2πr = n लैम्डा, हमें इसका यूज करना है। अगर आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने को पूछा है, दैट विल बी इक्वल टू 2πr/n होगा। ठीक है, अब वो कितना हो जाएगा, देखो 2πr, r की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। r की वैल्यू जो है हमें पता है 0.529 n² और एक n नीचे ही है, तो इस n से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी 2π × 0.529 n/z। आप याद रखेंगे वो n/z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपसे पूछ लिया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड स्टेट ऑफ हीलियम, तो उसके लिए ये चेंज होगा, बाकी चीजें चेंज नहीं होने वाली। मतलब लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n/z। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल लिख सकता हूं मैं, फाइंड द रेशियो ऑफ, अब इसकी यूनिट क्या होगी, एंगस्ट्रॉम होगी, बिकॉज रेडियस की यूनिट क्या है बेटा, एंगस्ट्रॉम है। इसलिए रेडियस का मैंने फॉर्मूला रख दिया 0.529 n²/z। तो रेडियस की यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा की यूनिट भी एंगस्ट्रॉम होगी। फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन present in fourth orbit of hydrogen atom to second orbit of lithium। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और उन दोनों का रेशियो हम ले सकते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाए। चलिए वो हम कर लेते हैं, क्वेश्चन ये वाला जो मैंने लिखा है। इस क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, हमें लैम्डा निकालना है हाइड्रोजन का। हमें पता है बेटा लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n/z है, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ, इसका निकाल रहे हैं अपन हाइड्रोजन का, वो क्या होगा फोर्थ ऑर्बिट, तो n = 4 और z कितना हाइड्रोजन का 1। सिमिलरली लैम्डा फॉर लिथियम, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसका n है 2 और एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर दो।
तो 1 डिवाइड बाई 2 किया मैंने, तो लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन अपॉन लैम्डा ऑफ लिथियम, वो क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो अगर हम ले रहे हैं तो बेटा ये हो गया 4 डिवाइड बाई 2/3, ठीक है। तो दोनों में हमारे पास क्या बनेगा, देखो 12, दैट इज 6:1 विल बी दी आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 6:, ठीक है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं किसी भी nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वेवलेंथ निकालने के, तो वो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लेक्चर्स के अंदर जो है हमने चीजें पढ़ी है, दैट इज फर्स्ट के नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितनी लाइंस बनेगी उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n2 - n1 into n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद मैंने बताया है कि पर्टिकुलर लाइन कितने, मतलब पर्टिकुलर स्पेस में कितनी लाइंस बनेगी, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उनको सबको लिख देंगे 1 + 2 + 3 करके, ठीक है, जब तक वो टोटल नंबर ना आए। फिर क्या देखेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन आया है उससे काउंटिंग शुरू करेंगे, लाइमन पे आया तो लाइमन, बाल्मर, पास्टन, बाल्मर से आया तो बाल्मर, पास्टन, उस टाइम पे लाइमन नहीं लेंगे अपन, ठीक है। फिर अगर ये पूछा है आपसे कि एक को हटा के पूछा है, जैसे बाल्मर में एक भी ना आए तो बाल्मर के नंबर माइनस कर दो और उसमें के एक और नंबर माइनस करेगा, दैट इज ऑफ लाइमन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नंबर आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद अपन ड्यूअल नेचर की बात कर रहे थे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो उसके हिसाब से डी ब्रॉगली वेवलेंथ आया लैम्डा = h/mv, या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आया फॉर्मूला बेटा लैम्डा =h/√2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को चार्ज की फॉर्म में मैंने लिख दिया q × v, और इलेक्ट्रॉन के लिए वो फॉर्मूला बन गया √150/v। ये सारी चीजें आज हमने करी, इसमें बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। और भी जो चीजें अगर है इससे रिलेटेड तो वो अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मेनली तो क्या है बेटा, आपको जो है एक तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, प्लस जो हमारे पास कौन सा वाला असाइनमेंट था जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको सॉल्व करने हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन। तो जितने भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे कंप्लीट करने हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन लास्ट हमारे पास बचता है क्वांटम नंबर्स या श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली, ठीक है। ये सब आप करना, ठीक है, बाकी अपन अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।